everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक की पूरी स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप अगर 6 से 12 स्टैंडर्ड के किसी भी क्लास में बिलोंग करते हैं और आप हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए जो भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। साथ ही साथ आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, हर एक चीज़, हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें और सारे जितने भी वीडियोस हैं वो सब देखो ताकि आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो कि आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओ। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है उस पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। साथ ही साथ आप NTSC और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन बहुत आसानी से कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से। एंड अगर आपको चाहिए कि ये सारे टॉपिक, सारे वीडियोस आपके सामने एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड हो, आप बहुत आसानी से सारे वीडियोस अपने सामने देख पाएँ, तो प्लीज़ आप वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए जो कि है magnetbrains.com, जहां आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से एक्सेस करने के लिए मिल जाती है। अब वेबसाइट कैसे विजिट करना है, कैसे वीडियोज़ को आपको एक्सप्लोर करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी कब, इस वीडियो के अंत में। पर अभी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर आप अपना 100% देते हो, सारे वीडियोस देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो एग्जाम्स के लिए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए हम होंगे कामयाब बहुत ज़्यादा वैलिड वाक्य है और ये एक अलग तरीके की ऊर्जा और हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिविजन, उस पोएम की जिसे हम इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। मतलब बहुत पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर दिया था जहां हम डस्ट ऑफ स्नो नाम की जो पोएम है, कविता है, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। एक एक शब्द मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, साथ ही साथ मैंने राइम स्कीम जो होती है वो भी एक्सप्लेन कर दी थी कैसे आप देखते हो। बट आज हम इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक रिविजन जो होता है वही आपको फाइनली क्लियर करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें थी जो आप भूल गए थे। तो अगर इन डिटेल देखना है, वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज़ वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। साथ ही साथ आप अगर इसका पूरा रिवीजन देखना चाहते हो तो आज के वीडियो में आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। तो जो चैप्टर हमने पढ़ा ना इसके जस्ट पहले, वो था लेटर टू गॉड। उसी के अंतर्गत आपको 2 कविताएं गिवन है, एक है डस्ट ऑफ स्नो, एक है फायर एंड आइज। फायर एंड आइज अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कंप्लीट रिविजन, बट अभी हम बात करने वाले हैं पहली पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो। लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ध्यान में रखना है कवि का नाम, क्या पता आपको किसी आंसर में काम आ जाए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कविता लिखी है और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान कविता है, बट बहुत महत्वपूर्ण जो संदेश है वो आपको देती है। तो वो क्या मैसेज है जो आपको मिलता है इस पोएम से, वो भी बता दूंगी आपको। साथ ही साथ हम इस पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? ओके। तो पहला जो स्टैंजा है, जो छंद है, वो यहाँ पे दिया है। तो आप जब भी कोई पोएम का आंसर लिख रहे हो, क्या पता आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप वहाँ पर स्टैंजा वर्ड ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग हैं जो पोएम को भी चैप्टर बोल देते हैं, जो लोग स्टैंजा को भी पैराग्राफ बोल देते हैं। वो मत करना। हमेशा जो लिखा हुआ वर्स में होता है, लाइक कैसे कहूँ मैं, जो भी चीज़ें आपकी चैप्टर में लिखी होती हैं, सबसे पहली बात वो कर लेते हैं, जो भी लेसन में लिखा होता है ना, वो होता है आपका पैराग्राफ, प्रोस पार्ट। और जो आपका पोएट्री होती है, जो कविताएं होती हैं, वो होते हैं स्टैंजा। ये पैराग्राफ नहीं होते। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि भाई इस स्टैंजा में हमको ये गिवन है। साथ ही साथ आपको लाइंस भी याद करनी होती हैं पोएम की। कभी कभी आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसका भी जो फॉर्मेट है, जिस भी बोर्ड स्टूडेंट का, कि आपको अगर लाइंस याद करके जानी है पोएम की, कविता की, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अच्छे से बस याद कर लीजिए 4-4 लाइन्स, 5 लाइन्स पूछी जाती हैं, 4 लाइन्स डिपेंडिंग मार्क्स पे। ठीक है, तो 5-5 लाइन्स हर कविता की अच्छे से याद कर लेनी है उस पोएम के अंत तक। तो पहला है द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहला क्या दिया हुआ है स्टैंजा, कि जिस तरीके से कौवे ने, the way a crow shook down on me। शूक क्या है? शेक का पास्ट है। शेक क्या होता है? हिला देना, है ना। शूक मतलब पास्ट में हो चुकी है कविता। तो जिस तरीके से कौवे ने क्या शेक किया है, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ के कण हैं उसमें से थोड़े छोटे छोटे कण, डस्ट क्यों बोला है, मतलब बिल्कुल छोटे से पार्टिकल्स हैं इसीलिए।
तो थोड़ी सी जो बर्फ हिला दी, जो पेड़ पे रखी हुई थी, पेड़ पे बैठा है कौवा, ठीक है, एक पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ है, और उस बर्फ पे अगर एकदम से कौवा आके बैठेगा तो थोड़ा मूवमेंट होगा पेड़ में, उस वजह से थोड़ी बहुत बर्फ के कण नीचे आके गिरेंगे। तो जिस तरीके से पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, कि भाई जैसे उसने बर्फ के कण जो हैं वो थोड़े शेक कर दिए और मेरे ऊपर गिरा दिए। कहाँ से? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक क्या है? एक बहुत ज़्यादा जहरीला पेड़ होता है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस ट्री होता है ये। तो उस ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्फ है, उस बर्फ को थोड़ा सा मूवमेंट होती है उसमें, क्योंकि एक कौवा आके बैठ जाता है, शायद कौवा ऑलरेडी बैठा हुआ है, और उस वजह से थोड़े बहुत बर्फ के कण पोइट पे, कवि पे यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे आके गिर जाते हैं। बस इतना दिया हुआ है पहले स्टैंजा में। तो क्या क्या याद हो गई आपको लाइंस? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो अच्छे से लिखकर एक बार आप ध्यान में याद रख सकते हो, क्योंकि आपको कोई गलती नहीं करनी है, आप इसमें अपनी मर्जी से कोई वर्ड ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, चलिए सबसे पहले हैमलॉक का बात करते हैं, फिर इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हैमलॉक का मतलब अ पॉइजनस प्लांट या पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। इस पे छोटे छोटे सफेद कलर के फूल लगे होते हैं, और ये एक बहुत जहरीला पेड़ होता है, एक विषैला पौधा। क्या है भाई? हैमलॉक ट्री। यानी यहाँ पर कौवा जिसे नेगेटिव माना जाता है, अपशगुन माना जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया स्नो, जो कि ठंड की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। ग्लूमी है, कह सकते हो, ग्लूमी का मतलब बहुत अंधेरा है, सैडनेस है, उदासी है। नेक्स्ट है हैमलॉक ट्री। हैमलॉक क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, सब नेगेटिव नेगेटिव दिया है, और पोइट का जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, क्या है? बहुत दुखी है, और मूड भी नेगेटिव है। तो सारी चीज़ें नेगेटिव 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 है, ठीक है, पोएम में स्टार्टिंग में। तो पोइट कह रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से कौवे ने, जो एक हैमलॉक ट्री पर बैठा है, उसको हिलाया, जिस वजह से थोड़े बहुत डस्ट, जो स्नो है, जो बर्फ के कण हैं, वो मेरे ऊपर आके गिर गए। आई होप अब तो आपको कभी कुछ भूलोगे ही नहीं, क्योंकि बहुत आसान हो गया। क्लियर? ओके, चलिए अब इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ एक और बार, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिमाग में बैठ जाए। तो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। विंटर टाइम है, ठंड का समय है, स्नोइंग ऑल अराउंड, हर जगह बर्फ ही बर्फ गिर रही है, ट्री कवर्ड विद स्नो। और जब बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है तो ऑब्वियसली जितने पेड़ हैं उस पर भी पूरा बर्फ बर्फ हो जाता है, हर जगह बर्फ कवर्ड रहती है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता कि ठंड है? अरे भाई बर्फ कब गिरती है? गर्मी में नहीं ना। तो इसीलिए विंटर टाइम है, बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, और पेड़ जो हैं वो भी पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। क्लियर? ओके। तो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सर्दी का समय है, चारों ओर बर्फ गिर रही थी, और बर्फ से पेड़ जो है वो ढका हुआ है, और एक पेड़ इनमें से कौन सा है? हैमलॉक ट्री। पोइट एक बहुत बुरे मूड में है, एक बहुत ही बैड मूड में है, वॉकिंग बाय अंडर अ हैमलॉक ट्री, और वो एक हैमलॉक के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, ठीक है। पोइट बहुत दुखी हैं, उदास हैं, और वो वॉक कर रहे हैं, एकदम से एक हैमलॉक ट्री जो कि जहरीला पेड़ है उसके नीचे से वो गुजरते हैं। क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, हो सकता है ऑलरेडी कौवा बैठा हुआ था, हो सकता है कौवा एकदम से उड़ के आता है, बैठता है, और एकदम से मूवमेंट होती है ट्री में, तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उतना दिया नहीं है पोम में, ठीक है। तो क्रो जो है वो उस पेड़ पे बैठा हुआ या फिर उड़कर आकर बैठता है, और एकदम से वो पेड़ थोड़ा हिलता है, जिस वजह से थोड़ी बहुत जो बर्फ है, शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जिस वजह से थोड़ी थोड़ी जो बर्फ के कण हैं वो पोइट के ऊपर आके गिर जाते हैं। क्लियर? ऑल राइट। कवि एक बहुत बुरे मूड में थे, एक हैमलॉक के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। कौवा उसी पेड़ पर बैठा था और उसने कुछ बर्फ के कण कवि पर गिरा दिए। अब ये कुछ बर्फ के कण गिरने से क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे, जो कि आपका हो जाता है क्या? अगला स्टैंजा, यानी कि स्टैंजा नंबर 2, और ये फाइनल स्टैंजा है, पोएम खत्म फिर। क्लियर? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had rued। अब यहाँ पे सब ध्यान से सुन लो, has given my heart बोला है। हार्ट का मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जो मनोस्थिति है, जो एक क्या बोलूँ, जो सिचुएशन है उस वक्त, जो मूड है पोइट का, जो सोच रहे हैं, वो पूरा कवर किया गया है। तो पोइट ने सिर्फ एक शब्द यूज किया है हार्ट, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल में चेंजेस हुए हैं, नहीं, पूरी तरीके से जो वो सोच रहे थे, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, वो एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हार्ट का मतलब सिर्फ हार्ट नहीं है। जैसे कभी कभी किसी पोम में लिख देते हैं द व्हील, यानी व्हील मतलब क्या होता है?
व्हील सर्फ नहीं बोल रही हूँ, डिटर्जेंट नहीं बोल रही हूँ, व्हील मतलब पहिया, ठीक है, जो गाड़ी में लगा होता है। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा होता है कि किसी कविता में बात करनी है पूरी कार की, पर पोइट जो है वो क्योंकि व्हील से थोड़ा बहुत लिंक करके अगला वर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे हार्ट से लिंक करके पार्ट बनाना था, तो माइंड नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से बात करनी होती है पूरी कार की, बट लिख व्हील देते हैं। तो इस तरीके से पोइट कभी यूज कर सकते हैं कि व्हील लिखा है बट बात पूरे कार की हो रही है, वैसे हार्ट लिखा है पर बात पूरे थिंकिंग प्रोसेस की, माइंड की हो रही है। तो पूरा माइंड जो है वो पोइट का चेंज हो जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि अभी तक जो दिन बीत चुका है, ठीक है, उस दिन का जितना भी बीता हुआ समय है वो उन्होंने उदास रह रहकर वेस्ट कर दिया। बट उस वजह से क्या हुआ, अब उनका जो मूड चेंज हुआ है, तो जो आने वाला समय है, जो अभी जो दिन बाकी है, वो पूरा बच गया पोइट का, और अब उसे वो रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए वेस्ट ना कर कर उसे यूज करेंगे, उसे एक तरीके से उसका उपयोग करेंगे। तो पोएट इसलिए खुश हो जाते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से कौवा जो पेड़ पे बैठा है, उसने थोड़े बहुत बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए, उन बर्फ के कण की वजह से मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया, मैं रिफ्रेश हो गया, मैं बहुत तरोताज़ा हो गया, और अब मैंने जितना दिन वेस्ट कर दिया था अपना पछताते हुए, र्यूड मतलब रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए, अब मेरा बाकी का जो दिन है वो बच गया, सेव हो गया। क्लियर? तो आई होप पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं बचा जो डाउट होना चाहिए। अब इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, भाई र्यूड का मीनिंग क्या है। सो र्यूड मीन्स हेल्ड इन अ रिग्रेट, दैट इज पछताना या शोक करना। कोई भी चीज जो आप बिल्कुल रिग्रेट में पछताते हुए कर देते हो, दैट इज व्हाट इज र्यूड। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं। Snow particles changes the poet's mood from sad to happy. Poet was very sad. He was very distressed. He was not feeling good. ठीक है? But suddenly his mind, his mood changes from being sad to being हैप्पी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं वो, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स जैसे गिरते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। सडनली रियलाइज्ड, एकदम से उनको रियलाइज होता है, वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो एंड नाउ यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे इन डूइंग सम यूजफुल टास्क। उनको एकदम से रियलाइज होता है दैट आई हैव वेस्टेड माई डे इन रिग्रेट, इन बीइंग सॉरो, इन बीइंग सैड, यानी कि मैंने अपना जो दिन है वो सैड रहकर, रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए वेस्ट कर दिया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से उदास हो जाते हो, पूरा दिन बस उदास ही बैठे रहो, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कोई चेंजेस आएंगे? नहीं, आप पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। ठीक है, और हर एक दिन, हर एक सेकंड कीमती होता है लाइफ का। बट अगर आप वही चीज़ सोचें कि भाई अभी तो चलो ठीक है, मैं उदास हूँ, कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ करना है जिससे मेरा दिन वेस्ट ना हो, तो वही पॉइंट को क्लियर हुआ, और वो अपना बचा हुआ दिन अब वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि उसको यूटिलाइज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। क्लियर? और इस तरीके से आपका पोएम जो है आपको क्या समझा रहा है कि भाई कोई भी चीज़ हो लाइफ में जिसे आप नेगेटिव बोलते हो, जैसे क्रो, स्नो, मूड, ठीक है, हेमलॉक ट्री, इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ला सकती हैं। यानी कभी कभी बुरा वक्त भी जो है आपके लिए फ्यूचर में कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। हो सकता है अभी कुछ गलत हो गया आपकी लाइफ में, आप किसी चीज़ में रिजेक्ट हो गए हों या आपके इतने मार्क्स ना आए हों, पर क्या पता उस वजह से आप इतना मेहनत कर लेते हो कि आगे जाके आपको बेस्ट चीज़ मिलती है। क्लियर? तो वही चीज़ पॉइंट यहाँ समझा रहा है कि भाई कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें, बैड चीज़ें भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें ला सकती हैं। साथ ही साथ अपना दिन वेस्ट मत करो ये सोचते हुए कि क्या हो गया, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ। नहीं, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए अब जो हो गया, मुझे बाकी का दिन वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? ऑलराइट। सो बर्फ के कण या हिमकण जो हैं कवि की मनोदशा को उदास से सुखी में बदल देते हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि दुख में मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, पर अब अपने बचे हुए दिन को कुछ उपयोगी कार्यों में मैं उपयोग कर सकता हूँ। और इस तरीके से वो जो है अब अपना बाकी का दिन जो है उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस सब कुछ क्लियर हो गया है एंड यू हैव नो डाउट लेफ्ट इन योर माइंड। क्लियर? सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, आपको ये लाइन्स याद हो जानी चाहिए। डन? ऑलराइट, चलिए
इस तरीके से क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर वो पढ़ लेते हैं। सैडनेस वॉश्ड अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। तो पोइट में जो ये पोम है इसमें पोइट ने ये बताया कि बस एक छोटे मोटे जो शार हुआ एकदम से, बस एक थोड़े बहुत कण जो पड़े किसके, बर्फ के, पोइट के ऊपर, उस वजह से जो उनका दुख है वो एकदम से धुल गया, वॉश्ड अवे। फिल्ड विद हैप्पीनेस, बहुत खुश हो गए, पूरी तरीके से खुशी से भरपूर है वो। गेट्स रेडी टू यूज द रेस्ट ऑफ द डे, और अब वो रेडी है अपना बाकी का दिन यूटिलाइज करने के लिए। सपोज अभी तक आपने ये वीडियो देखने के पहले तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, बट अब आपको क्लियर रखना है दिमाग में कि बस अब जो बचा हुआ समय बर्बाद नहीं करूंगा, अब पढ़ लेता हूँ और ज्यादा डबल मेहनत कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम टाइम पे पछताना ना पड़े कि मैंने क्या कर दिया। क्लियर? ऑल राइट, चलिए। सो उदासी बर्फ की धूल की हल्की फुहार से बिल्कुल धुल जाती है और खुशियों से भर जाते हैं कौन? कवि। बाकी का दिन इस्तेमाल करने के लिए वो अब एकदम तैयार है। क्लियर? ऑल राइट। The poem tells us that worst things often lead to the best memories. अब मैसेज क्या है, संदेश क्या है, क्यों पढ़ी आपने पोम, वो भी क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोम बता रही है आपको कि वर्स्ट थिंग्स ऑफन लीड टू द बेस्ट मेमोरीज। कभी कभी हो सकता है कि बहुत बुरी चीज़ें आपके लिए सबसे बेस्ट जो मेमोरीज हैं, जो बेस्ट आपकी चीज़ें रही हैं लाइफ में, उस तक आपको लेकर जाए। नेक्स्ट, अब क्रो यानी कौआ, जिसे एक बैड ओमेन माना जाता है। ओमेन का मतलब शगुन, बैड यानी हो गया अपशगुन। ठीक है, तो एक बैड ओमेन माना जाता है, एक अपशगुन माना जाता है किसको? कौवे को। शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो, अभी क्या करता है, एकदम से वो जो बर्फ है वो गिरा देता है। अभी बर्फ को बहुत ज्यादा ऐसे लेजी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, अंधेरा हो जाता है ना, सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री, तो ये भी एक साइन हो गया अपशगुन का। The poet feels a change of mood and he remains happy for the rest of day. बट इन सब नेगेटिव चीज़ों से हो क्या रहा है? एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही है कि पोइट का मूड एकदम से चेंज हो जाता है और वो अपना बाकी का दिन अब यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये भी एक चीज़ है जो आपको सीखने को मिलती है और ये प्रूफ हो गया, जिससे आप ये बोल सकते हो कि हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों तक भी आपको लेकर जा सकती हैं। क्लियर? ऑल राइट। सो कविता हमें बताती है कि सबसे बुरी चीजें अक्सर सबसे अच्छी यादें दे जाती हैं। एक कौआ जिसे अपशगुन माना जाता है, बर्फ की धूल को हिलाता है जिसे हम नकारात्मक बोल रहे हैं यहाँ पर, हैमलॉक के पेड़ से जो अगेन एक अपशगुन का संकेत है। कवि मूड में बदलाव महसूस करते हैं और बाकी के दिन को खुशी से उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हैं। तो इस तरीके से जो अपशगुन है, नकारात्मक, ये सब हमारी सोच है ना। हम चाहें तो हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है यू शुड ऑलवेज हैव अ ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव माइंडसेट। क्लियर? ऑल राइट। A small incident may prove to be of a larger significance. अगला मैसेज क्या मिलता है आपको कि एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा महत्व ला सकती है आपकी लाइफ में, या बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। यानी सिर्फ पोइट का वहां से गुजरना, थोड़ी सी बर्फ को एकदम से पेड़ को हिला देना, बर्फ के कण गिर जाना, एक छोटी सी चीज है, उससे कितना बड़ा चेंज आया कि पोइट अब अपना कभी दिन वेस्ट नहीं करेंगे सैड रहते हुए। क्लियर? लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपके फ्यूचर में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आपकी थोड़ी थोड़ी मेहनत आपके एग्जाम के पहले या बहुत पहले से अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करना चालू करते हो, एग्जाम टाइम पे आपका बेस्ट रिजल्ट आता है ना। तो आप अगर धीरे धीरे थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो उन कोशिशों का फल जरूर मिलता है। नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर। ऑल्सो क्या होता है ना, कुछ लोगों के पास छोटी छोटी चीजें भी होती है ना जिंदगी में। जैसे अगर आप बहुत खुश थे आज, सपोज मैं बोलूँ कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, अभी गर्मी का टाइम आ गया, सपोज समर सीजन है, तो उनके घर में कभी आइसक्रीम लेकर आ गए उनके पापा, या कभी कोई छोटी चीज़ हो गई, कभी कोई मेहमान आ गया, तो क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो बोल सकते हैं कौन सी बड़ी बात है, क्या है ये, आइसक्रीम खाना कोई बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं जो खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज आइसक्रीम आई है। तो आपका जो नज़रिया है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी महत्व दोगे ना, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढोगे। मैं गलत चीज़ों को महत्व देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप खुश हो सकते हो, अगर उसमें अपनी हैप्पीनेस ढूंढ लेते हो, डेफिनेटली आप बहुत खुश रहोगे। जैसे होता है ना कि कभी आपको कोई ड्रेस लेके दी जाए, ठीक है, आप अच्छी फैमिली में बिलोंग करते हो, आपको कपड़े लेके दे रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके लिए ऐसा होता है कि कोई बड़ी बात नहीं है ना। या फिर आप अपने बर्थडे पे चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, केक कट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट वहीं अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं होता, आप एक बार जाके उनके लिए छोटी सी पेस्ट्री भी लेके जाओगे ना, जो उनके चेहरे पे खुशी होगी, आपको समझ आएगा कि भाई ये होता है छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना। तो हमेशा लाइफ की कोई भी चीज़ हो, वो भले आपके लिए बहुत छोटी है, बट उसमें भी अगर खुशी ढूंढ लेते हो ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी आपकी लाइफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पोएम आपको समझा रही है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए
एक छोटी सी घटना भी बड़ी अहमियत की साबित हो सकती है। जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हमारे भविष्य में बड़ा बदलाव डेफिनेटली ला सकती हैं, और जीवन में छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना और उनकी सराहना करना हमारे जीवन को खुशहाल कर देगी। अभी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, महत्व ही नहीं है और आप उस पर रो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ढूंढना वो ज़रूरी है। जैसे आपने एक चैप्टर निपटा लिया, आपके लिए एक तरीका हो सकता है, आप ये बोल सकते हो अरे बाप रे अभी इतना सारा बचा हुआ है, क्या ही है, अभी एक ही तो निपटा है। और कुछ बच्चे हो सकते हैं वाह मैंने एक चैप्टर फिनिश कर लिया, ग्रेट, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अभी मैं एक और निपटा देता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं और ऐसे कर करके आप खुशी खुशी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में भी यूज़ करनी है, साथ ही साथ अपने आंसर्स में भी यूज़ करनी है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए। इस तरीके से हमने जो पोअम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस पोअम से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जितने भी नए शब्द हैं उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जरूर ढूंढिए। क्या होते हैं सिनोनिम्स, क्या होते हैं एंटोनिम्स, मैंने और लेटर टू गॉड के रिविजन में अच्छे से समझाया, तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। साथ ही साथ ये थोड़ी बहुत मेहनत अगर वोकैब पे यानी वर्ड मीनिंग्स पे कर लोगे, आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम्स में। क्लियर? अब बात कर लेते हैं वेबसाइट की। जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में प्रॉमिस किया था, देखिए वेबसाइट विजिट करने के लिए आप बस गूगल पे जाओ, टाइप करो magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होता है। अब इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हैं। आप एनटीएससी ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो, क्लिक कर दो। चलो आज के लिए इसी पे क्लिक करते हैं। सपोज आपने क्लिक किया, आपके सामने देखिए सारी क्लासेस आ जाती हैं। कोई भी कक्षा चूज कर लीजिए। सपोज आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल यू क्लिक्ड ऑन फर्स्ट फ्लाइट, आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का कोई टॉपिक देखना है, क्लिक करो, आपके चैप्टर की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपने अमांडा पे क्लिक किया कि मुझे इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, क्लिक करो, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना आसान होता है वेबसाइट से सारे वीडियोस तक पहुंचना, तो प्लीज वेबसाइट जरूर विजिट करना। डन? ऑल राइट, चलिए। इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की पोअम डस्ट ऑफ स्नो के कंप्लीट रिवीजन के एंड पर। आई होप आपको पूरी पोअम अच्छे से क्लियर हो गई है, आपको सारी लाइंस भी याद हो गई हैं। अगर नहीं हुई है तो कोशिश करो अभी के अभी लाइंस याद कर लेना। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसे हम क्वेश्चंस वाले वीडियो में एड्रेस कर लेंगे। ऑल्सो वी आर डन विद टुडेज वीडियो, बट हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।